आज हमारा क्लाइमेट चेंज के ऊपर दूसरा लेक्चर है। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले चंद लाइन देख लेते हैं। ह्यूमन हैव ऑलवेज नीडेड सुपर नेचुरल पावर्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम मैन मेड एंड नेचुरल डिजास्टर। इंसान ने हमेशा से जो भी काम किए हैं, इंसान बगैर उसके नतायज जाने हर कदम उठाता है, और वो बाद में जो कदम वो उठाता है वो अक्सर औकात फिर उसको ज़रूरत पड़ जाती है किसी सुपर नेचुरल पावर की, ताकि उससे बचा जा सके। सेम चीज़ है क्लाइमेट चेंज। इंडस्ट्रीज लगी, वर्ल्ड पावर ने अटॉमिक वॉर स्टार्ट हो गई, और उसके साथ साथ स्पेस के अंदर भी लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं। कौन मिसाइल जा रहा है, कौन सा सैटेलाइट कौन भेज रहा है, स्पेस में भी एक लड़ाई जारी है। तो ये जो लड़ाइयाँ होती हैं और ये जो प्रोग्रेस होती है ह्यूमन, ये कोई ना कोई इम्पैक्ट डालती है इंसानी ज़िंदगी के ऊपर। तो हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था कि UNFCCC क्या था, उसकी हिस्ट्री के बारे में जाना था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज को पढ़ने से पहले थोड़ा इसकी हिस्ट्री की जानिब जाते हैं। ये UNFCCC हमने पढ़ा था कि ये 1994 में केम इनटू फोर्स हुई, और इसके जो मेंबर्स हैं टोटल 197, इससे कुछ ज़्यादा हैं, 200 कहीं पर भी दिया हुआ है। ये इसके मेंबर्स हुए। UNFC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। दुनिया को जो क्लाइमेट चेंज का एक प्रॉब्लम चल रहा था, उसके ऊपर तमाम जो कंट्रीज थी उन्होंने मिल बैठ के लाहे अमल तैयार किया कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए यूनाइटेड नेशन के अंदर। उसके अंडर में एक ऑर्गेनाइजेशन हो, और उस ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए हम लोग मुतफिका लाहे अमल तैयार करें, ताकि आने वाले जो असरात हैं क्लाइमेट चेंज के, उनसे निपटा जा सके और ये अर्थ के टेम्परेचर को कंट्रोल किया जा सके। तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये UNFCCC बनने के बाद अब उन्होंने क्या किया कि कैसे इस तरह इसको मैनेज किया जाएगा। यूनाइटेड एक ऑर्गेनाइजेशन तो बन गई, लेकिन उसके बाद अब इसको मैनेज किया कैसे किया जाएगा। ये जो 200 कंट्रीज़ हैं या 197 कंट्रीज़ हैं, आखिर ये मुतफिका लाहे अमल कैसे बनाएंगे। तो एक टर्म कॉइन की गई, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, COP। इसके मुताबिक ये UNFCCC का जो इजलास होगा, इसमें तमाम पार्टीज साल में एक बार मिलेंगी, और ये जो पहला इजलास हुआ ये 1995 में हुआ, और अब इसका जो रिसेंटली चल रहा है COP29, ये हुआ 11 to 12 नवंबर इन बाकू। ये जो है ना, ये अजरबैजान का कैपिटल है। ये कैपिटल है अजरबैजान का। और उसके बाद ये जो COP28 थी ये UAE में हुई थी, और COP29 अजरबैजान में हो रही है। COP जो नेक्स्ट होगी 30, वो ब्राज़ील में होगी। अब दुनिया के जो दानिशमंद हैं उनका जो एक ख्याल है, वो कहते हैं देखें जी, ये तो एक किस्म की स्टायरटाइप हो गई कि आप क्लाइमेट चेंज को के ऊपर आप सबमिट कर रहे हैं, वहाँ पर आप डिफरेंट मुल्कों के सरबराहों को बुला रहे हैं, और उनको कह रहे हैं कि किस तरह से इस इशू से निपटा जाए और अर्थ के टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाए। और दूसरी जानब आप वहाँ पर ये COP के समिट रख रहे हैं, जो खुद ये जो है ना फॉसिल फ्यूल के ऊपर इनका पूरे जो है ना मुल्क चलते हैं। फॉसिल फ्यूल जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो तो कार्बन इमिटर है, पेट्रोल हो गया और इस तरह के डिफरेंट जो चीज़ें हैं वो कार्बन इमिशन कर रहे हैं। जब ये कार्बन जाएगी फिजा में तो ये टेम्परेचर इरेज करेगी। तो ये एक स्टायरटाइप हो गया। बहरहाल हो रही है कॉन्फ्रेंस। और उसके बाद अब हम इसका नेक्स्ट जानेंगे कि ये जो कंट्रीज के ऑफिशियल्स मिलते हैं इनका पर्पस क्या होता है। हर नए इजलास में, हर साल जो नया इजलास होता है उसके अंदर न्यू प्रोमिसेस, न्यू प्लान्स टू कम्बेट ये जो क्लाइमेट इशू है, इसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए। तो हर इजलास में किस चीज़ के बारे में न्यू प्लान्स और न्यू प्रोमिसेस होते हैं, टू रिड्यूस कार्बन इमिशन, कि किसी तरीके से जो कार्बन इमिट हो रही है उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए। ये जो जितनी इंडस्ट्रियाँ लग रही हैं, जब प्रोडक्शन जितनी हो रही है, जितनी प्रोग्रेस ज़्यादा हो रही है, उसमें ज़ाहिर सी बात है फॉसिल फ्यूल ज़्यादा हो जाए, ऐसी एनर्जी यूज़ हो रही है जो
ग्रीन हाउस गैसेस क्रिएट कर रही हैं और ये जाकर ऊपर ओजोन लेयर को तबाह कर रही हैं। जब ओजोन लेयर डिप्लेक्ट होगी तो जाहिर सी बात है, ओजोन लेयर जब डिप्लेक्ट होगी तो यूवी रेज अंदर आती हैं। यूवी रेज जब अर्थ के ऊपर आती हैं तो ये वापस तो नहीं जाने देती ऊपर, तो ये यहीं रुक जाती हैं और जहाँ का टेम्परेचर कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। तो ये हर साल बैठते हैं सर जोड़ के ऑफिशियल कि किस तरह से इसको कार्बन इमिशन को कंट्रोल किया जाए। और उसके बाद कंट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स। अब देखें कुछ कंट्रीज हैं, जैसे जो नंबर 1 कार्बन इमिटर है वो है चाइना, वो कार्बन इमिशन का, उसके बाद यूएस और उसके बाद इंडिया। इस तरह से जो भी तरतीब है ऐसे है। लेकिन अगर देखा जाए तो इम्पैक्ट इसका उन कंट्रीज के ऊपर ज्यादा है जो लेस कार्बन इमिटर हैं। जैसे पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान का जो शेयर है वर्ल्ड क्लाइमेट चेंज में, जो इमिटर है ग्रीन हाउस गैसेस, वो 0.9%। लेकिन इम्पैक्ट कितना है? 5th जो है ना दुनिया का कंट्री है जो कि इम्पैक्टेड बाई क्लाइमेट चेंज। तो ये जो रिच कंट्रीज हैं तो इनको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जब होते हैं तो ये एक लाहेमल तैयार कर, इस तरह से कोई तरीका इख्तियार किया जाए कि जो इसका इम्पैक्ट है वो अंडर डेवलप्ड जो कंट्रीज हैं उनके ऊपर कम हो सके और डेवलपिंग कंट्रीज कंट्रीब्यूट कर सकें इस चीज़ को। और जो तीसरा जो हाउ टू अटेन नेट जीरो, किस तरह से कार्बन इमिशन और कार्बन रिडक्शन दोनों को बराबर किया जा सके ताकि टेम्परेचर अर्थ का जो है ना वो कांस्टेंट रहे, इंक्रीज ना हो जाए। किस तरह से इक्विलिब्रियम टाइप, जितनी कार्बन की जो है ना प्रोडक्शन हो उतनी यानी कि उसकी रिडक्शन हो माहौल के अंदर। तो जब ये इक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाएगा दोनों के अंदर तो जाहिर सी बात है आपका सरफेस टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। तो इसके ऊपर ये हर साल और भी 2-3 पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन मेन जो पर्पज था कॉप का बनाने का वो इन चीज़ों के ऊपर मुतफिका तौर पर बैठ कर कोई लाएअमल तैयार करना कि किस तरह से इस इशू को कम्बेट किया जाए। तो ये था इसका कॉप। और उसके बाद हम नेक्स्ट के अंदर पढ़ेंगे क्योटो प्रोटोकॉल क्या होता है और ये कब बना, इसके क्या जो एजेंडा था या पर्पज या ऑब्जेक्टिव जो हैं वो क्या थे। अब तक के लिए इतना है, थैंक यू।